यहां तक पहुंच गए थे ना हम लोग, है ना, यूजेस देखने वाले थे। ये जो यूजेस है ना, ये वर्ड से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की हम लोग क्या है, एक बार कल से थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं। कल हम लोगों ने ये रूल देख लिया था, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, यदि इसकी गिनती का बोध कराना हो तो हमें क्या करना होता है, अ लॉप ऑफ और अ पीस ऑफ का यूज करना होता है ना। अथवा अगर प्लूरल को दर्शा रहे हैं तो क्या है, एफ आ रहा है लास्ट में, तो एफ या एफ ई को वी में बदलकर ईएस जोड़कर इसको प्लूरल बना दिया गया है। तो अलॉप्सिस ऑफ और आ पीसेस ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इस पे हम लोगों ने आई थिंक कल बात कर ली थी। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या कल एग्जाम्पल देख लिए थे ना, देख लिए थे, है ना। ही गॉट 2 loaves ऑफ ब्रेड। भाई आपको करना क्या है, जो बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो आप देखें, हमें हर वर्ड पर, हर सेंटेंस पर हमें गौर करना है, हर वर्ड पर हमें गौर करना है, ठीक है ना। ब्रेड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पर देखो, अगर यहां पर ब्रेड लिखा हुआ, यहां पर 2 लगा है, तो इसको प्लूरल करेंगे हम लोग, बस इतना ही हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, 2 है तो इधर प्लूरल होगा, यहां पर 2 है तो ये 2 ब्रेड्स नहीं होना चाहिए। क्या है, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मैंने कल बोला था कि 2 वाटर नहीं हो सकता, ठीक है ना। 2 ग्लास ऑफ वाटर पॉसिबल है, कह सकते हैं 2 ग्लास ऑफ वाटर, या 2 ग्लास ऑफ वाटर, या 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर। आगे इस पे अपन लोग बात करेंगे, ये रूल जो ग्लास वाला बता रहा हूं ये आगे आएगा अपना। ही ईट्स ब्रेड अ लॉप ऑफ ब्रेड, ये ठीक है। ही ईट्स अ ब्रेड, ये ठीक नहीं है। ब्रेड क्या है, एक अनकाउंटेबल है, तो उसके आगे अपन लोग ए का प्रयोग नहीं कर सकता। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें, क्योंकि ए जो आर्टिकल है वो क्या दर्शाता है, एक को दर्शाता है। यहां तक हम लोगों ने आई थिंक कर लिया था। आगे देखो, ये एक वर्ड है पोएट्री। ऐसे हम लोगों को वर्ड मिलते रहेंगे। पोएट्री मतलब सुना है कि नहीं सुना है, ये भाई लिटरेचर का वर्ड है पोएट्री। पोएट्री से रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूं। इंग्लिश की एक और चीज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो ये वर्ड आ गया तो मुझे याद आ गया, तो मैं बीच में आप लोगों को बता देता हूं। पोएट्री जो वर्ड है, पोएट्री मतलब क्या, पोएम। क्या अकेली पोएम को पोएट्री कहेंगे कि पोएम अलग चीज है, पोएट्री अलग चीज। एक चीज तो यहां पर लिखी हुई है कि पोएट्री द आर्ट ऑफ पोएट। यहां पर बोल रहे हैं कि द आर्ट ऑफ पोएट, इट मींस ये क्या हुई, एक कला हुई। पोएट्री लिखना भाई क्या है, एक कला है, द आर्ट ऑफ। और आर्ट कभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है क्या आर्ट, तो किस में बोलेंगे अपन लोग इसको, अनकाउंटेबल। कुछ वैसे ही हम लोग जो बोल रहे हैं ना, वाटर है उसको क्या है, अपन लोग ग्लास में भरकर काउंट कर सकते हैं, तो कुछ वैसे ही क्या है, अब पोएम जो है वो एक क्या है, पोएट्री का ही एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, ये कह सकते हैं हम लोग। उस कला का एक क्या है, एक टुकड़ा है ना, वो बना दिया है। तो इसलिए हम लोग ये तो लिख देते हैं, यहां पर देखो अनकाउंटेबल नाउन है, एक पोएम के लिए है, हम लोग आप पोएम यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर पूरा पोएट्री जो वर्ड है उसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते, ए का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है क्या। अच्छा, पोएट्री से रिलेटेड जो बात बताऊं, अगर कुछ लोगों को लगता है स्टार्टिंग में कि भाई इंग्लिश एक तरह की होती है, तो इंग्लिश एक तरह की नहीं होती। इंग्लिश के बारे में मालूम है ना, इंग्लिश 3 तरह की होती है भाई। कौन सी, स्पोकन इंग्लिश है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है और लिटरेचर है। स्पोकन में हम लोग क्या सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। कंपटीशन में हम लोग क्या है, रूल्स पढ़ रहे हैं, क्या ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे हैं। और लिटरेचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या है, पोएम भी आ सकता है और चैप्टर आ सकते हैं, ड्रामा आ सकता है, फिक्शन आ सकता है, जो आपके लिटरेचर के चैप्टर हैं भाई। कुछ लोग जो बीए एमए कर रहे होंगे ना, उसमें ये सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश लिटरेचर से करोगे तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इनकी जो इंग्लिश है भाई, इनमें इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में जो वोकैबुलरी होती है ना, वो करंट से रिलेटेड होती है, वो डेली से रिलेटेड होती है। दूसरा क्या है, ग्रामर के थ्रू हम केवल और केवल रूल्स को सीख सकते हैं। स्पोकन हमारा क्या सुधार देता है, हमारा बोलना तो सुधार देगा, हमें बोलना आने लगेगा, कुछ हद तक हमें अंडरस्टैंडिंग भी आने लगेगी, लेकिन स्पोकन के थ्रू हम लोग ग्रामर रूल्स को अच्छा नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई जिनको क्या है, अगर ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ताकि कुछ लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, कि जिन लोगों की स्पोकन इंग्लिश बढ़िया है,
इट डज नॉट मीन दैट दे आर गुड इन ग्रामर्स। हो सकता है दे कमिट अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग, लेकिन वो क्या है, स्पोकन है, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो द पर्सन हु नोज स्पोकन इंग्लिश डज नॉट मीन दैट ही इज गुड इन ग्रामर्स। और ग्रामर विल, इफ यू आर गुड इन ग्रामर डज नॉट मीन दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर तुम ग्रामर में अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलने लगो। लिटरेचर यदि कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा है तो उसका क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्किल तो सुधर जाती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब वो समझ तो लेता है इंग्लिश को। जैसे तुमने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें समझ में तो आ जाती है इंग्लिश, परंतु बोल नहीं पाते। हम लोग बोल नहीं पाते हैं। अगर कहीं कुछ बोल रहा है, द टफेस्ट लेवल ऑफ द इंग्लिश अगर मैं बोलूं तो सबसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। टफ लेवल होता है सबसे इंग्लिश का कि कहीं भी कोई भी चीज लिखी हुई है, आप उसको पढ़कर जिस मोटिव या जिस सेंस में वो चीज लिखी हुई है आप उसी सेंस में उसको कैच कर लेते हैं। वो हमारा क्या होता है, लास्ट स्टेज ऑफ द इंग्लिश। तो इससे क्या है, हमारा अंडरस्टैंडिंग सुधर जाती है और इधर हमारा स्पीकिंग सुधर जाता है। बाकी ये है कि स्पीकिंग हमें हेल्प जरूर करती है। तो हमें क्या करना है, तीनों काम करना है भाई। अगर पॉसिबल हो तो इंग्लिश को सुनते भी रहें। थोड़ा बहुत बोलना है तो बोलें, नहीं बोलना है कोई बात नहीं, वैसे बोलें तो ठीक है, लेकिन ग्रामर पर भी फोकस करना है। लिसन, स्पीक और रीडिंग। रीडिंग से क्या होता है भाई, वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। और क्या है, राइट, लिखना भी बहुत जरूरी है। ये चारों पार्ट्स अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से जब सीख रहे होते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू मीन्स डेवलप दीज 4 बेसिक स्किल्स। इट मीन्स यू आर डेवलपिंग योर 4 बेसिक स्किल्स। ये बताया क्यों है इसको, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये इसलिए बता रहा था कि भाई जो पोएम होती है ना, इनकी जो वोकैबुलरी होती है वो काफी टफ लेवल की होती है। दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा एकदम श्योरिटी से नहीं कह सकता कि भाई उसको सारे मीनिंग्स आते हैं, क्योंकि कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो पोएम में लिखे हुए हैं। ये पोएट जो होते हैं ना, ये करते क्या है, ये मीन्स रिदम जमाने के लिए, राइमिंग जमाने के लिए क्या करते हैं, किसी किसी वर्ड को अपने अकॉर्डिंग खुद से तोड़ देते हैं और उसका कुछ भी मीनिंग बना देते हैं। अब उन्होंने एक नया मीनिंग बना दिया, तो अब वो नया मीनिंग उसने बनाया ऑन द स्पॉट, वो किसी को नहीं मालूम, तो वो क्या करेगा, उस पोएम के लास्ट में उस मीनिंग को लिख देगा। समझ रहे हो ना। इसलिए वोकैबुलरी क्या होती है, टफ होती है। वोकैबुलरी अलग अलग लेवल की है। जो लिटरेचर की वोकैबुलरी होती है वो हमारे करंट इंग्लिश में कोई काम की नहीं है। जैसे आप शेक्सपियर की बुक पढ़ रहे हो तो उसकी जो वोकैबुलरी वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है कि नहीं है। इसलिए वोकैबुलरी में भी क्या है, वेरिएशन है। आप करंट वोकैबुलरी को पढ़ें, और जो न्यूज़पेपर में मिल रही है वो आपको क्या है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़, मतलब न्यूज़ है, या जो न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट मिलती है वो भी आपकी करंट से रिलेटेड ही इंग्लिश है, ठीक। तो हमें लिटरेचर में नहीं भागना है। बाकी लिटरेचर एक अलग पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। चलो, तो कोई कुछ कह रहा है क्या। पोएट्री का क्या है भाई, पोएट्री यानी कि क्या है, द आर्ट ऑफ पोएट, यानी पोएट की कला। और पोएम इन जनरल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोएम्स इन जनरल, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसका क्या है, एक पोएम के लिए हम लोग एक का प्रयोग कर देते हैं। आगे इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लो। ये एक बीच में एक यहां पर क्या आ गया है, एक इडम्स आ गया है, गेट बाय हार्ट, याद कर लेना। इसको हिंदी में है गेट बाय हार्ट। इसको चलो अभी आगे बात करते हैं। देखो, अगर इसमें आपको क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का मिल सकता है कि आपको पोएट्री जो वर्ड है ना, उसके साथ में आपको क्या लगाकर मिल जाएगा, आर्टिकल लगाकर मिल जाएगा। और या फिर आपको लिख दिया जाए टू पोएट्री, तो चलेगा क्या, नहीं होगा ना। कहीं भी आपको आर्टिकल ए पोएम, पोएम, वो ए पोएम तो हो जाएगा लेकिन आप पोएट्री नहीं होगा, ठीक है। टू पोएट्री वर्ड भी नहीं होगा। प्लेस, ये वर्ड है, इस वर्ड को भी थोड़ा देख लो। प्लेस जो वर्ड है ना, इसके दो अर्थ हैं भाई। एक तो देखो, एक प्लेस यहां पर है और एक और प्लेस जो हम लोग यूज करते हैं उसका अर्थ देखना। एक प्लेस का अर्थ क्या होता है भाई, जगह, जैसे कि पटना, कलकत्ता, बिहार, रांची आदि। जबकि रूम का अर्थ क्या होता है, कमरा तथा जगह। यहां पर देखो कुछ बोलते हैं ना कि थोड़ा रूम दो, यहां पर रूम का मतलब क्या है, स्पेस, और दोनों होता है, यानी कि कमरा और जगह दोनों होता है। तो प्लेस और रूम के बीच में हम लोगों को डिफरेंस समझना है। प्लेस यानी किसी जगह का नाम। यहां पर देखो ये सब जगह के नाम है भाई, है ना। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि प्लेस दो तो वो सही नहीं है। वो क्या है, वहां पर थोड़ा सा स्पेस दो। उसको भी क्या बोल रहे हैं, जहां पर हम लोग कंजस्टेड है वहां पर हम लोग बोल देते हैं कोई भीड़ भड़का है, थोड़ा सा रूम दिया जाए।
ये जो क्वेश्चन है आगे पोएट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसने एक साथ में लिख दिए हैं कि इट इज अ 9 पीसेस ऑफ पोएट्री। क्या ये वर्ड सही है, सेंटेंस सही है? इट इज अ 9 पीसेस ऑफ पोएट्री, ठीक है क्या? अगली बार मैं ये इनको मिटवा दूंगा और अपन ही लोगों को सॉल्व करना है। इट इज अ 9 पीसेस ऑफ पोएट्री, क्या ये सेंटेंस ठीक है? समझने में आ रहा है क्या लास्ट में? ये क्यों बोल रहा हूं मैं पीसेस? भाई अभी हम लोगों ने क्या देखा था? पीसेस मतलब क्या? टुकड़ा। तो भाई पीसेस यहां पर हम लोग क्या है? इट मींस द 9 पीसेस ऑफ पोएट्री, यानी कि ये पोएम में कन्वर्ट हो गया। तो ये सेंटेंस यहां पर ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं इट इज अ पोएट्री, तो ये सेंटेंस क्या है? पोएट्री अभी कल थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, तो ये गड़बड़ हो गया। इस तरीके के सेंटेंस हमें क्या है, यूज में वो सेंटेंस में मिल जाएंगे और फिर हम लोगों को क्या है, एरर डिटेक्शन में मिल जाएंगे। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि बैंक और एसएससी के लिए तो आप एरर डिटेक्शन इज द हार्ट है भाई। क्वेश्चन जो है ना उनका हार्ट समझ लें क्या, एरर डिटेक्शन। इट इज अ नाइस पोएम, क्या ये चलेगा? सही है, इट इज अ नाइस पोएम, ठीक है। देयर इज नो रूम फॉर अस इन द कार, क्या ये ठीक है ये सेंटेंस? अब अगर हम इस जगह पर ऐसा यूज करें कि देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द कार, तो क्या ये सही है? नहीं है। ये अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? जबकि मैंने खुद भी इस चीज को नोट किया है कि हम लोग बात करते हैं तब ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द कार, या कभी कहीं बैठे हैं आप लोग, क्लास में बैठे हो कि देयर इज नो प्लेस फॉर सिटिंग, ठीक है ना? तो उसकी जगह पर क्या यूज करते हैं भाई? देयर इज नो रूम फॉर अस इन द। ये डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? डिफरेंस क्या है कि प्लेस का मतलब क्या है? एक जगह जिसका क्या है, कोई नाम है, और हम लोग जो जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज क्या, वो रूम के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेस के बारे में। अगर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है, रूम। देयर इज नॉट अ रूम फॉर अस इन द कार। अब यहां पर देखें, देयर इज नॉट अ रूम फॉर अस इन द कार, ये सेंटेंस को हम गड़बड़ क्यों कह रहे हैं? ये यहां पर रॉन्ग टिक क्यों किया गया है? क्योंकि जो वर्ड हम लोगों को मिल रहा है ना, आ रूम, ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई प्लेस और रूम ये दोनों ही वर्ड क्या हैं, काउंटेबल है क्या? अगर हम लोग बोलें कि प्लेस जो जगह है, तो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले क्या नहीं लगेगा। समझ गए ना? ऐसी छोटी छोटी सी माइनर मिस्टेक्स पे आपको क्या करते चलना है, गौर करते चलना है। कॉटोस द पोएम फ्रॉम मेमोरी, इसको अभी छोड़ दो आप। आगे देखो, क्वांटिटी एंड अमाउंट। क्वांटिटी और अमाउंट से हम लोग आई थिंक भली भांति फैमिलियर है। क्वांटिटी क्या करती है? क्वांटिटी से मात्रा की जानकारी मिलती है। एक ही वर्ड में लिख दिया उसने, पूरा ही टाइप कर दिया है। क्या होता है कि क्वांटिटी से क्या है, मात्रा की जानकारी मिलती है, जबकि अमाउंट से क्या है, नंबर या संख्या की जानकारी मिलती है। इसको समझे भाई थोड़ा। जो हमारे पास वर्ड है क्वांटिटी और अमाउंट, पहले इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस कर लें। कितने लोगों को इन वर्डों में, दोनों में मतलब इनका समझ में आता है, इनमें डिफरेंस? अभी ये है कि सुनने में हम लोगों को लग रहा है, तो डायरेक्टली याद नहीं करना, डायरेक्टली हमें रटना नहीं है। बोलो, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अच्छे से, इन दोनों वर्डों को समझें। इसके बाद में कभी भी आपको इनमें डिफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि एक टॉपिक हमारे पास है नाउन। नाउन के लिए ही दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा बनाया गया है? प्रोनाउन। क्या मैंने ये बताया था उस टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच में? फिर इन दोनों के गुणों को दर्शाने के लिए हम लोगों ने अगला टॉपिक क्या बनाया था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। ऐसा ही है क्या ये कह रहे हैं? अब क्वालिटी बताना जो ना मतलब इसमें है, तो एडजेक्टिव हमारे पास पोर्शन हो गया। अब एडजेक्टिव जो है, यहां पर थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव के अंतर्गत ही एक और टॉपिक आता है क्या? डिग्री। डिग्री को जानते हैं ना? डिग्री सुना है? डिग्री कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। सुपरलेटिव मींस है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो डिग्री और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस क्या है? मतलब अकेला एडजेक्टिव जब गुण बता रहा था, तो डिग्री बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? पहले तो डिग्री और एडजेक्टिव के बीच में थोड़ा सा अंतर कर पाते। ये क्यों कर रहा हूं? ये दोनों वर्डों को समझने के लिए कर रहे हैं हम लोग।
तो डिग्री और एडजेक्टिव के बीच में क्या अंतर है भाई, ये आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया हो कि एडजेक्टिव क्या करते हैं। एडजेक्टिव इसलिए बनाए गए हैं कि एडजेक्टिव से क्या करना होता है, हम लोग नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, क्वालिटी को बताते हैं। क्या ये बात ठीक है, ये ठीक है ना। अगर एडजेक्टिव नहीं होते, उस टाइम जब एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि अगर एडजेक्टिव नहीं होते तो क्या होता, सारे लोग तुम एक समान हो जाते। जो तेज, जो ज्यादा पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है, अच्छा है या बुरा है, इनके बीच में अंतर नहीं पता चलता। ये बात ठीक है। लेकिन डिग्रियां क्या बनाएंगी, अब तो इसको समझें, थोड़ा सा डेफिनेशन लें इसकी, कि एडजेक्टिव हमें बताते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी जानवर के अंदर क्या गुण है, ये बताने का काम किसका है, एडजेक्टिव का। लेकिन डिग्रियां इसके अंतर्गत क्यों आती हैं, डिग्रियां हमें ये बताती हैं कि उस इंसान के अंदर या उस जानवर के अंदर या उस वस्तु के अंदर वो गुण है, उसकी मात्रा कितनी है, क्या है, उसकी मात्रा कितनी है। अब ये डिग्री जो मात्रा है ना, वो काउंट तो की नहीं जा सकती। हम लोग जो ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे थे, ऑनेस्टी क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, अगर इस सेंटेंस में तुम देखो कि इस सेंटेंस में ऑनेस्ट है, क्या ऑनेस्टी को काउंट किया जा सकता है। ये आप लोगों को मालूम है कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोगों ने किस में रख दिया है, अनकाउंटेबल नाउन में रख दिया है। क्या ये बात ठीक है। लेकिन अगर इसको नाप नहीं सकते तो फिर इसको क्या है, नाप नहीं सकते, इट मींस ये क्या है, अनकाउंटेबल है। लेकिन इसकी क्वांटिटी तो बता सकते हैं, और ये बताने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं किया जा सकता, तो दूसरे से तुलना करके हम क्या कर लेंगे, कम ज्यादा के सेंस में बता देंगे। जैसे क्या बोल देंगे भाई, वो इससे ज्यादा ईमानदार है, वो कम ईमानदार है ना, वो सबसे ईमानदार है, वो सबसे लंबा है ना, वो सबसे अच्छा है, ये इससे अच्छा है, राम उससे बेहतर है। समझ रहे हो ना। तो एक दूसरे से तुलना करके क्या कर लेते हैं, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत जो डिग्री पोर्शन है वो क्या करता है कि डिग्रियों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तुलना करके उनकी मात्रा बता देते हैं केवल, कि ये उससे ज्यादा अच्छा है, ये उससे कम है। तो यानी ये क्या है, जो क्वांटिटी जो वर्ड है, क्वांटिटी हमारा किसको दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है। मात्रा यानी क्या, ये अनकाउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए। और अनकाउंटेबल नाउन अब कुछ भी हो सकता है। इसमें एक और डिफरेंस बताएं मुझे भाई, एक हमारे पास वर्ड होता है मनी और एक होता है रुपीज। तो आप मुझे बताओ, ये मनी और रुपीज जो वर्ड है, इनमें से ये क्या दोनों, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का सेंस मुझे बताओ। मनी क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, आर यू श्योर अबाउट दिस। मनी क्या है और रुपीज, तो बताओ कैसे है मनी अनकाउंटेबल, कैसे है। मनी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, धन बोलते हैं, धन बोलते हैं ना। तो धन काउंटेबल नहीं है भाई, धन है। इसी से एक और वर्ड है हमारे पास, संपत्ति। तो संपत्ति और धन जो है वो क्या काउंटेबल नहीं है, सोच लो भाई। है, हाँ मैं यही चाहता हूं, समझ गया ना, मैं चाहता हूं कि तुम बोलो कि हाँ काउंटेबल है। काउंटेबल है तो बताओ कैसे, और अनकाउंटेबल है तो बताओ कैसे। बोलो, ये क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। धन में सब कुछ आ जाता है, समझ रहे हो ना। धन यानी क्या, मनी हम लोग धन जिसको बोल रहे हैं, संपत्ति बोल रहे हैं। तुमने देखा होगा कि हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है, संपत्ति मीन्स एक व्यक्ति के पास में जो सारी चीजें हैं घर में अवेलेबल हैं, जो चीजें उसके पास हैं और वो बेची जा सकती हैं, वो सारी की सारी संपत्ति में काउंट की जाएगी। वो कोई प्लॉट हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, हर चीज। तुमने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं भाई, अपना सामान बेच देते हैं। तो वो सामान जो चीज है, अब उसकी कीमत कितनी हो सकता है, कम हो ज्यादा हो, तो वो है किस में काउंट कंसीडर करेंगे, उसको संपत्ति में ही काउंट करेंगे, ठीक है कि नहीं। इवन यहां पर तुम देखो, जो गांव में है ना, वहां पर जो गाय भैंसे होती हैं वो भी हमारे धन में ही काउंट की जाती हैं। तो वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गई हैं। इसलिए क्या है, मनी में हमारा सब कुछ आ जाता है ना, प्रॉपर्टी, जमीन, ठीक है ना, प्लॉट, घर, सारी चीजें आ जाती हैं, जितने भी हमारे पास हैं, जो कुछ भी कमाया है वो सब हमारे पास क्या है। लेकिन रुपीस क्या है भाई, वो तो हमारी करेंसी, उसको तो हम काउंट करने के लिए, मनी को काउंट करने के लिए ही तो बनाया है वो, ठीक है ना। तो क्या है भाई, अगर इसमें देखेंगे तो जो मनी है ना, दैट इज क्या है, वो क्वांटिटी को हम लोग क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी के थ्रू बता सकते हैं। लेकिन रुपीस क्या है, हमारा अमाउंट को दर्शा रहा है। तो समझ गए हो ना क्या है, क्वांटिटी और अमाउंट के बीच में अंतर समझ गए ना। अमाउंट कितना है, अमाउंट यानी क्या, किसको, संख्या को, नंबर को दर्शा रहा है। और क्वांटिटी किसको दर्शा रही है,
मात्रा को दर्शा रही है। तो मात्रा और संख्या में अंतर समझ रहे हो ना। चलो एग्जाम्पल देख लो इसके। क्या है? रंगेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, रंगेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स एंड रंगेश गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स। यहां पर इनको बताओ भाई, फर्स्ट सेंटेंस में कहां दिक्कत है? फर्स्ट सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम? अब ये नहीं करना है कि वो उधर आगे सही और गलत का निशान लगाओ, इस वजह से अपन लोग कल से मैं इस पर विशेष फोकस करूंगा कल से इनको मिटवा दूंगा मैं, फिर पूछूंगा तुम लोगों से। तो भाई यहां पर देखो, बुक्स हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल? और यहां पर ये क्या लगाया है इन्होंने? अमाउंट। ये भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या लगाया है? लार्ज। लार्ज किसको दर्शा रहा है? लार्ज किसको दर्शा रहा है? क्वांटिटी को और अमाउंट को? क्वांटिटी को। इसलिए क्या कर देंगे, और ये अनकाउंटेबल नाउन आ गया और फिर उसके बाद में क्या लगा दिया? तो क्या कर दिया हम लोगों ने, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। दे हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। अभी ठीक है क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स और लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन बोथ द मींस बोथ दीज थिंग्स? क्या डिफरेंस है इनमें? शुगर इज अनकाउंटेबल, ये क्या है? काउंटेबल। दे हैड अ नंबर ऑफ शुगर, समझ गए ना? शुगर जो है उसमें आप नंबर नहीं लगा सकते, बिकॉज ये किसको दर्शा रहा है? अमाउंट को। ये वर्ड नंबर जो है वो अमाउंट को दर्शाता है, और इसलिए क्या है? और शुगर क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है ना? इस टाइप के सेंटेंस हम लोगों को अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एरर डिटेक्शन में भी मिल सकते हैं। ठीक, आप हम लोग जो जैसे ही हमारा ये नाउन चैप्टर खत्म होगा, नाउन टॉपिक खत्म होगा, हम लोग इसके मिनिमम 50 क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे वो एरर डिटेक्शन के हों, फिल इन द ब्लैंक्स हों, हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। हर चैप्टर खत्म होने के बाद हम उसकी एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है कि नहीं है? और लास्ट में अगर संडे टू संडे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को सॉल्व पेपर लगवाऊंगा, ठीक है कि नहीं है? सैंपल पेपर लगवा दिया करूंगा, ठीक है? ये एक वर्ड है, केवल जानकारी के लिए देख लें, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। कि अक्सर तुमने देखा ड्रेसेस वर्ड है कि नहीं? ड्रेस, ड्रेस लड़के भी यूज कर रहे हैं, लड़कियां भी यूज कर रही हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ देख रहे हो ना कि ड्रेस क्या है? ड्रेस एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या है? लड़कियों के लिए ही बना है। लड़कियां जिन कपड़ों को पहनती हैं उनके लिए ड्रेस यूज करते हैं। बाकी जो क्या है, अगर हम लोग बोलें क्लॉथ्स, क्लॉथ्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं भाई। गारमेंट्स सच एज ट्राउजर्स, ड्रेसेस, शर्ट्स वॉर्न ऑन द बॉडी, वो सारी चीजें जो क्या है हम बॉडी पर पहनते हैं, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं? हमारी क्लॉथ्स में आ जाती हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रेसेस एंड क्लॉथ्स। ड्रेसेस प्राय लड़कियां या औरतें ही पहनती हैं, समझ गए ना? इसका मतलब द वर्ड ड्रेसेस इज ओनली फॉर गर्ल्स। ओके, हम लोग क्या हैं? हम लोग क्लॉथ्स में सारी चीजें आ जाती हैं। इवन ड्रेसेस शर्ट ट्राउजर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्लॉथ्स। दीज ऑल मीन्स ये पूरे के पूरे किसके पार्ट हैं? हमारे। ये ठीक है। अब इसमें एक चीज है जो तुम्हें समझने लायक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कभी कुछ लोग स्कूल के उसमें भी यूज करते हैं, स्कूल ड्रेस तो पहनी नहीं है तुमने, तो वो सही वर्ड है या नहीं है? स्कूल ड्रेस होती है और कुछ होता है? यूनिफॉर्म होती है। स्कूल की क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस नहीं होती, ठीक है? देखो, डू यू लाइक हर न्यू ड्रेस, ये ठीक है। डू यू लाइक हर न्यू क्लॉथ्स, ये भी सही है, क्योंकि क्लॉथ्स में सारी चीजें आ गई हैं। और यहां पर जो लगा हुआ है ना वो क्या है? सारे में हर लगा हुआ है। यहां पर भी हर लगा हुआ है, यहां पर हर लगा हुआ है, तो यानी कि ये दोनों ही किसके लिए हैं भाई? ठीक है ना? और डज ही लाइक हिज न्यू क्लॉथ्स, तो ये ठीक है। और डज ही लाइक हिज न्यू सूट, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर बोल देता, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा होता डज ही लाइक हिज न्यू ड्रेस, तो फिर ये कैसा होता? तो समझ गए ना, वर्ड में डिफरेंस कर पा रहे हो? बढ़े आगे। ये एक जनरल चीज है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रीड कर लो, ये आगे अपन लोगों को काम आएगा। बाकी अभी इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि भाई कॉज के बाद हमेशा वाई का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि रीजन के बाद वाई का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स में को देख लें, दिस इज द रीजन वाई ही डजंट लाइक इट, तो क्या है भाई? ये सेंटेंस, तीनों ही सेंटेंस यहाँ पर सही लिखे हुए। दिस इज द रीजन वाई ही डजंट लाइक इट, यानी रीजन के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वाई का करते हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तो कॉज के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑफ का, ना कि वाई का। दिस इज वाई ही डजंट लाइक इट, ठीक। इसको ये आगे भी आएंगे आप लोगों। हाँ, ये दो वर्ड है समझने लायक।
क्लाइमेट और वेदर, इनके बीच में डिफरेंस बताएं भाई। क्लाइमेट और वेदर सुने कि नहीं सुने हैं? ये वर्ड अक्सर पूछ लिए जाते हैं भाई। तो क्लाइमेट मतलब क्या? जलवायु, और वेदर मतलब मौसम। मौसम और जलवायु के बीच में अंतर होता है, क्या अंतर होता है भाई? क्लाइमेट यानी जलवायु और मौसम यानी वेदर, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, क्लाइमेट डिनोट्स द जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, while weather denotes the condition of a particular time। कुछ समझ पा रहे हो क्या है? कि भाई वेदर क्या है? मौसम है जो हो सकता है दिन में ही बदल जाए। ये क्या डिनोट करता है? वेदर डिनोट्स द कंडीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये किसको डिनोट करता है? किसको डिनोट करता है? एक पर्टिकुलर टाइम को। अभी मौसम अच्छा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद बारिश हो जाए, ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? लेकिन जलवायु का मतलब है कि तुमने देखा हो जम्मू कश्मीर में ज्यादातर क्या होता है? ठंडी रहती है, और ठंड के मौसम में वहां पर क्या है? एप्पल लगते हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर बर्फ है। तो जलवायु जो चेंज होती है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है। पूरा टाइम पीरियड से मतलब है वो हो सकता है 6 महीने में चेंज हो, 1 साल में चेंज हो, वो ऐसा नहीं कि हर टाइम के लिए है। तो जलवायु एक अलग चीज हो गई। जैसे बोलते हैं ना, उस कंट्री की जलवायु क्या है, वहां पर ठंडा मौसम है, रहता है हमेशा ही, कुछ में गर्म रहता है। आजकल तुमने देखा होगा बाइक आती है ना, बाइक में सारी बाइक में लाइट जल्दी आ रही है, ठीक है नहीं? BS6 जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें क्या है, जो हेडलाइट है वो क्या है? बंद नहीं होती है। ऐसा क्यों भाई? इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो पहला ये कारण है, कुछ ऐसी कंट्रियां जहां पर फॉग बहुत ज्यादा होता है और वहां पर रात ना दिन दोनों ही टाइम में लाइट में जलाना ही पड़ता है। एक तो ये कारण है, इसलिए भी क्या है, वो हेडलाइट बंद नहीं हो रही है। दूसरा ये कारण है कि इसके वजह से क्या है, एक्सीडेंट जो है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। कि आज अभी क्या है, दिन में भी लाइट जल रही है तो कुछ लोग क्या है, वो कई बार सामने चमक जाती है, उसके वजह से क्या है, कोई आ रहा है तो वो दिखने लगती है, ठीक है कि नहीं? इसलिए क्या है, वो लाइट को बंद नहीं किया। तो वो जलवायु के हिसाब से ही है, क्लाइमेट की वजह से ही है। क्लाइमेट मतलब समझ रहे हो? इसको क्वेश्चन से भी आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से देखें आप। द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स हिम, ये यहाँ पर सेंटेंस ठीक है, यानी कि जो रांची का क्लाइमेट है वो उसको क्या करता है? सूट करता है। द वेदर ऑफ रांची सूट्स हिम, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई। द वेदर ऑफ रांची सूट्स हिम, इन दोनों वर्डों को ध्यान से देख लें, क्लाइमेट और वेदर। क्योंकि वेदर एक क्या चीज है, थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, तो वो कैसे कह सकते हो कि इट सूट्स हिम? नहीं कहेंगे ना, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? जो लोग गर्म जगह पर रहते हैं वो ठंडी जगह पर आ जाते हैं, हो सकता है उनको सूट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो ठंडी जगह पर रहते हैं वो गर्मी के मौसम में आ जाते हैं तो उनको हो सकता है ना हो रहा। तो वो क्या है, उनका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु चेंज हो जाती है। और जलवायु क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ही क्या है, ये अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग क्लाइमेट है। इसके वजह से क्या है, तुमने देखा होगा भाई, इवन लोगों के कलर में भी डिफरेंस है। कुछ ऐसी हमारे इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ के लोगों का कलर क्या है, थोड़ा डार्क है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ के लोगों का कलर क्या है, फेयर है। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, मिल जाएंगे। आगे देखो भाई, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन वर्ड्स को आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ में लिखते चलना है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं, जो नाउन से रिलेटेड हैं। ये पॉइंट्स हैं तो सारे के सारे नाउन से ही रिलेटेड। हाँ, ये वाले जो वर्ड थे ना, ये आप चाहो तो लिख सकते हो बाकी, क्योंकि ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समझ में आ गए ना ये डिफरेंस? समझ में आप, क्योंकि इसमें क्वेश्चन केवल इसी तरीके के बनेंगे। क्वेश्चन के 2 एग्जांपल मैंने ये इसलिए लिखवाए क्योंकि इनमें क्वेश्चन भी बनेंगे तो इस तरह के बनेंगे। अगर यहां पर लिख दिया ना वेदर ऑफ रांची सूट्स हिम, तो ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि वेदर कभी सूट नहीं होगा, वो तो पल भर में क्या है, बदल जाएगा, ठीक है ना? बाकी क्या है, क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स हिम, वो वहां पर जाता है और उसको वो क्या है, सूट हो जाता है, ठीक है ना? अगर आप चाहो तो कितने लोगों ने इसको लिख लिया था? लिख लो भाई, इसको लिख लो आप। डन? क्या बोल रहे? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला देख लो आप, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या ये सेंटेंस सुनकर समझ में आ पा रहा है? फर्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई, इसको समझ लो। यदि क्या है, कभी भी क्या हो रहा है, कोई प्रीपोजिशन है
प्रीपोजिशन में डिफरेंस कर पाओगे ना? प्रीपोजिशन मतलब क्या? फॉर, विथ, बाय, मींस एंड प्रीपोजिशन नहीं भाई, एंड क्या है? कंजंक्शन है ना? तो अगर प्रीपोजिशन के इस तरफ भी नाउन है और इस तरफ भी नाउन है, यदि प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन है तो वो जो दोनों तरफ जो नाउन है वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगी। ये इसका मतलब है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? कि यदि क्या बोल रहे हैं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन यानी कि क्या? सेम नाउन है, तो क्या होगा? प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। देखो भाई, क्या ये सेंटेंस यहां पर देखो, डेज बाय डेज, ये सेंटेंस गलत हो गया कि नहीं? विद बाय हमारा प्रीपोजिशन है और बाय प्रीपोजिशन है, सो उसमें देखो बाय यहां पर प्रीपोजिशन है, इसमें क्या लगा दिया इन्होंने? दोनों में एस लगा दिया, इसलिए ये गड़बड़ है। डे बाय डे ये सही है, डे आफ्टर डेज ये गलत हो गया, यहां पर एस लगा दिया, ये प्लूरल हो गया। डे आफ्टर डे ये सही है, रोज अपॉन रोज गलत हो गया, रो अपॉन रो सही हो गया। समझ रहे हो ना? इस तरीके के क्वेश्चनों पे थोड़ा सा गौर करना है। तो पहला एक क्या है? दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स वी नीड टू रिमेंबर। क्या यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन होगा तो हम क्या करेंगे? जो नाउन के प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जो नाउन होंगे वो हमेशा ही किस में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। ठीक, आज मिल जाना चाहिए। अगला देखें, सामान्यतः 10 रुपीज 10 माइल्स आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या है भाई? सामान्यतः क्या है? 10 रुपीज 10 माइल्स आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग हो तो 10 रुपीज की जगह पर हम लोग क्या है? 10 रुपी या 10 माइल्स की जगह पर 10 माइल का प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? हम लोग 10 रुपीज का प्रयोग करते हैं, 10 रुपीज का प्रयोग करते हैं, 10 माइल्स का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो, इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो, इनके बाद या इनके पहले? बाद। 10 रुपीज हैव बीन स्पेंड, आई हैव अ 10 रुपीज नोट। यहां पर ये इसलिए बताया गया है कि देखो ये जो नोट आ गया ना, नोट अब क्या है? नोट क्या है हमारा? नाउन हो गया, ये भी नाउन है। तो अब यहां पर क्या कर रहा है? हमें ये रुपी के पहले 10 आ रहा है, वैसे हम लोग क्या करते हैं? 10 रुपीज। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि अगर जनरली सामान्यतः 10 रुपीज और 10 माइल्स आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? इनको सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। 10 रुपीज ना होते हुए क्या होगा? 10 रुपी नोट। ये नोट वाला क्वेश्चन है तो काफी सरल। ये इस तरह के क्वेश्चन एसआई में तो मिल जाते हैं, बाकी बैंक में रेयरली ही मिलते हैं, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ये एसआई वालों के लिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, तो वो भाई देख लें। ही हैड अ 5 माइल्स वॉक यस्टरडे, हम लोग यहां पर कर देते ही हैड अ 5 माइल वॉक यस्टरडे। ये सेंटेंस सही है ना? इसमें 5 माइल वॉक यस्टरडे ये ठीक है। यहां पर जो वॉक लगा हुआ है, क्या ये हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये वर्ब है या नाउन है? सोच लो भाई। अब 5 माइल वॉक वर्ब है या नाउन है? आर यू श्योर अबाउट दिस? सेंटेंस बताओ मुझे। ही वेंट देयर फॉर स्टडी, ही वेंट देयर फॉर स्टडी। ये सेंटेंस में जो स्टडी वर्ड है ना, ये नाउन है या वर्ब है? हाथ खड़ा करो, कितने लोग वर्ब के साथ में जाओगे? और दूसरा मैंने कहा ही वेंट देयर फॉर स्टडी, कितने लोगों को लगता है ये नाउन है? कोई नाउन वाला? भाई सोच लो इस पे। देखो मैं आपको इसको समझा देता हूं थोड़ा, कि यदि कभी भी कहीं भी प्रीपोजिशन आ रहा है, अगर कहीं भी क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन आ रहा है, और प्रीपोजिशनों में भी अलग अलग प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन फॉर आ रहा है तो उसके बाद में यदि वर्ब होती है तो वर्ब में हमेशा क्या लगता है भाई? आईएनजी लगता है। क्या लगता है? ये रूल है भाई। प्रीपोजिशन के बाद में यदि वर्ब आ रही है, सारे प्रीपोजिशंस में नहीं, अगर टू है तो भाई टू प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये अलग अलग है, इनमें अपन लोग जब आगे बढ़ेंगे तो अपन वर्ब पोर्शन पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो फॉर वर्ब प्लस आईएनजी है, यहां पर अगर फॉर के बाद में डायरेक्ट वर्ब आ रही है और वो आपको लग रहा है उसमें आईएनजी नहीं है, तो फिर वो वहां पर क्या है, नाउन है भाई, ना कि वर्ब है। क्या है, नाउन है। उस हिसाब से उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए था, ही वेंट देयर फॉर स्टडी, वो क्या थी, नाउन थी। कैसे नाउन थी इसके बारे में बात करते हैं। देखो दो वर्ड हैं, एक हमारे पास है वर्शिप। वर्शिप मतलब क्या होता है, दो मीनिंग है इसके वर्शिप के। वर्शिप यानी एक वर्शिप यानी पूजा ही होती है, क्या मैंने पूजा ठीक लिखा है? दूसरा क्या है इसमें, पूजा करना भी वर्शिप होता है। यानी कि वर्शिप दोनों सेंस में यूज किया जाता है, वर्ब के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और एक पूजा क्या चल रही है, मैंने कहा यहां पर पूजा चल रही है। तो ये जो वर्ड है पूजा, वो वहां पर क्या है, देखो दोनों वर्ड है ना, वह खाना खा रहा है, ये मुझे खाना खाना है। तो एक यहां पर खाना क्या है, वर्ब है, और एक खाना क्या है वहां पर, खाना मतलब क्या, फूड। ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहा हूं, मुझे खाना खाना है, तो मुझे खाना खाना है, इसमें दूसरा क्या है, तो एक वर्ड इसमें नाउन है और एक वर्ड क्या है, वर्ब है। कुछ समझ पा रहे हो? वैसे ही जो वर्शिप है, एक कोई लड़की है उसका नाम भी तो पूजा हो सकता है। तो वैसे कहते हैं आज हमारे यहाँ पर फंक्शन है, क्या है, देयर इज अ वर्शिप, देयर इज अ वर्शिप इन द हाउस। घर में क्या है, पूजा है। तो वर्शिप जो वर्ड है वो नाउन के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है और वर्ब के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। क्या ये बात समझ आई? अगर वहां पर तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि वो क्या करता है, स्टडी करता है। क्या करता है, स्टडी करता है। तो स्टडी जो वर्ड है ना, वो दोनों में कंसीडर किया जाएगा, नाउन प्लस वर्ब। ये बात ठीक है? और यहां पर इसलिए वो वर्ड यूज किया, सेंटेंस यूज किया था, वो क्या था, उसमें जो वर्ड यूज किया गया था वो वहां पर क्या था, नाउन था। अब यहां पर देखें, ही हैड a 5 mile walk yesterday। तुम ऐसे देख लो कि यहां पर आप 5 माइल, तुम लोगों का हालांकि अभी ये चीज समझने में थोड़ी दिक्कत होगी कि हेड आ रहा है भाई, हेड के बाद में यदि कभी भी वर्ब आएगी, हैड, हैव और हैज, इन तीन के बाद में यदि कभी वर्ब आती है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही हो सकती है। भाई इसको आप चाहो तो रट लें, आप हमेशा के लिए परमानेंट कर लें। हैव, हैज और हैड के बाद में अगर कभी कहीं वर्ब आती है पूरी की पूरी इंग्लिश में, तो वो केवल एक ही कंडीशन है, क्या, कौन सी वर्ब आ सकती है, केवल थर्ड फॉर्म। अब यहां पर आप 5 माइल वॉक, ये यहां पर जो वर्ड आ रहा है, यहां पर जो वॉक यूज हो रहा है, तो ही हैड, यही वर्ब है इस सेंटेंस में। वर्ब क्या है, हैड है, और ये क्या हुआ हमारा पूरा, ही हैड अ 5 माइल वॉक। और दूसरा हम लोग ऊपर रूल भी क्या पढ़ रहे हैं कि भाई इनके बाद में यदि नाउन आ रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, इनके पहले हम लोग, अगर नाउन आएगा इसके पहले, तो हम लोग उनमें एस या एस नहीं लगाएंगे। तो ये वर्ड जो है ना वो वर्ब नहीं है, क्या है, नाउन है। ये थोड़ा डीप हो गया, बाकी अभी हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया। He had a 5 miles walk yesterday। ये सेंटेंस यहां पर देखो, he had a 5 miles walk yesterday, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया हमारा, ठीक है ना। वॉक के बाद में क्या आ रहा है, वॉक के पहले, she has two 10 rupees note, 10 rupees note और 10 rupee note, she has two 10 rupee notes। ये ठीक है, टू लग रहा है तो इधर हम लोग लगा दें क्या, एस। देखो भाई, she has two 10 rupees notes, इधर हम लोग लगा सकते हैं, यहां पर उसके पास दो नोट हैं, लेकिन आगे वाले वर्डों में हम लोग नहीं लगाएंगे। ये ठीक है। अगला देखो, अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, वे नाउन निम्नलिखित हैं। मींस देयर आर नाउन्स दे नेवर इंटरचेंज या दे नेवर चेंज फ्रॉम, मींस यू कैन नॉट चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, इन बोथ द फॉर्म दे विल बी सेम। कौन कौन से भाई, सीरीज, इसको हम लोग कल कर लेते हैं, ठीक। इसको क्योंकि ये यहां पर समझाने लायक है, अगर 5 मिनट टाइम लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखो, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये मुझे ये अकेला समझा लेने तो बाकी आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये जो वर्ड है ना, फिश और फिशेस, ये एग्जाम्पल के तौर पर एक का एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिश का। एक होता है कि भाई फिश कई तरह की होती है, कोई ऐसा है जो फिश के नाम जानता हो, हाँ, खाने वाले लोग जानते हैं।
देखो अपन लोग कुछ इस तरीके समझ लेते हैं कि मान लो ये एक फिश है भाई, ठीक है, इस फिश को हम क्या बोलेंगे, इसको फिश कहेंगे। लेकिन अगर इसी मतलब स्पीसीज की सेम और भी हैं, ये एक हो गई और ये दूसरी हो गई और इसके बाद में ये तीसरी हो गई, अब ये 3 है नंबर में, तब भी इनको क्या कहेंगे, फिश ही कहेंगे। क्या बोलेंगे, फिश ही कहेंगे। अगर वो एक ही जाति की हैं तब भी उनको क्या कहेंगे, फिश ही कहेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। लेकिन अब क्या है कि एक फिश भाई क्या है इनमें से ऐसी है और एक भाई ऐसी है और एक ऐसी है, आप समझ रहे हो ना। अब ये क्या है, ये वैरायटी इनकी अलग अलग हो गई, समझ गए हो ना, इनकी जाति ही अलग अलग हो गई। तो अब इनको क्या करेंगे, जाति या प्रजाति, प्रजाति, जाति तो एक हो गई उनकी, प्रजाति इनकी अलग अलग हो गई, यानी कि क्या है, अब इनको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, फिशेस। समझ गए हो ना, यानी कि एक से ज्यादा तरह की हैं और वो अलग अलग हैं वैरायटी में, तो फिर हमको उनको क्या बोलेंगे, फिशेस। अगर वो एक ही प्रजाति की हैं तो फिर उनको क्या बोलेंगे, फिश, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो। क्या ये बात समझ में आई है जो मैं बोल रहा हूं, कुछ वैसे ही ये सारे वर्ड हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग कल करते हैं।